1945 द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति। अमेरिका द्वारा जापान और नागासाकी पर परमाणु बम गिराने के साथ ही जापान ने युद्ध से अपने पांव पीछे खींच लिए। उसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति ने वैश्विक शक्ति संतुलन को बदला, जहां पहले साम्राज्यवादी शक्तियां जैसे कि यूरोप में ब्रिटेन है, स्पेन है, फ्रांस है, ये अपनी शक्ति के चरम पर थी। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध ने उनकी शक्ति को कम किया, वो फिर शक्ति आर्थिक मामले में हो या फिर सैन्य मामले में हो। इस शक्ति के कम होने के साथ ही वैश्विक पटल पर दो नई शक्तियां उभर कर आई। वो शक्तियां थी अमेरिका और यूएसएसआर। ये शक्तियां वैसे तो आर्थिक और सैन्य मामलों में एक दूसरे को टक्कर देने वाली थी, लेकिन आर्थिक और सैन्य मामलों के अलावा वैचारिक मामलों में भी इन दोनों में मतभेद थे और इसी मतभेद के चलते शीत युद्ध की शुरुआत हुई। शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध जिसमें विश्व की दो सबसे बड़ी शक्तियां एक दूसरे के सामने होते हुए भी कभी युद्ध के मैदान में नहीं उतरी, लेकिन इस युद्ध ने विश्व को 60 वर्षों तक परमाणु खतरे के समक्ष लाकर खड़ा कर दिया। अब इन दोनों के संदर्भ में अमेरिका और यूएसएसआर के संदर्भ में वैचारिक मतभेद की बात करें, जिसने आगे चलकर सैन्य गुटों का निर्माण किया, तो वो वैचारिक मतभेद था अमेरिका जहां पूंजीवादी विचारधारा को मानने वाला देश था, वही यूएसएसआर समाजवादी विचारधारा को मानने वाला देश था। पूंजीवादी विचारधारा इस धारणा पर चलती है कि जो बाजार की शक्तियाँ है, मांग और पूर्ति के आधार पर ये डिसाइड होगा कि अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है और कैसे उत्पादन करना है। जो शक्तियाँ होती है वो निजी व्यक्तियों के हाथ में होती है और निजी संपत्ति को मान्यता दी जाती है। यूएसएसआर जिस विचारधारा को मानता था वो समाजवादी विचारधारा थी। समाजवादी विचारधारा कार्ल मार्क्स के एक मैनिफेस्टो दास कैपिटल से उत्पन्न हुई, जिसके अनुसार पूरा समाज दो वर्गों के अंदर बटा हुआ है। एक है पूंजीपति वर्ग और दूसरा है मजदूर वर्ग। पूंजीपति वर्ग अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए मजदूर वर्ग का शोषण करता है। इसीलिए सरकार की जिम्मेदारी है कि एक समतापूर्वक समाज की स्थापना करे और इसी समाज की स्थापना करने के लिए अर्थव्यवस्था के संसाधनों पर सरकार का आधिपत्य होना चाहिए और सरकार ही डिसाइड करे क्या उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है और कैसे उत्पादन करना है। अर्थात समाजवादी विचारधारा निजी संपत्ति को नहीं मानती और सारे संसाधनों का सरकार को देती है। तो इसी वैचारिक मतभेद ने धीरे धीरे दो सैन्य गुटों का निर्माण किया। वो सैन्य गुट थे, एक था अमेरिका के नेतृत्व वाला नाटो, दूसरा था यूएसएसआर के नेतृत्व वाला वार्सा संधि। और इसी सैन्य गुटों ने विश्व के समक्ष ये प्रश्न रखा कि वो एक गुट या दूसरे गुट में सम्मिलित हो जाए और इसी गुटबाजी ने पूरे विश्व को दो गुटों में बांट कर रख दिया। इसी समय भारत के समक्ष भी ये प्रश्न आया था कि भारत किस गुट में सम्मिलित होगा, लेकिन उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को पता था कि किसी भी गुट में सम्मिलित होना मतलब अपने देश की संप्रभुता को कॉम्प्रोमाइज़ करना है। चूँकि भारत को अभी अभी आज़ादी मिली थी, ऐसे में भारत अपनी संप्रभुता को किसी और के हवाले कर विकास की राह में आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए उन्होंने दोनों गुटों में सम्मिलित होने की बजाय गुट निरपेक्ष आंदोलन की तरफ आगे का रास्ता अपनाया। अब शीत युद्ध की विशेषताओं की बात करें तो शीत युद्ध वैचारिक भिन्नता से शुरू हुआ। ये युद्ध आगे चलकर सैन्य प्रदर्शन की होड़, अधिक से अधिक सैन्य हथियार अपनाने के लिए होड़, अंतरिक्ष यात्राओं के लिए होड़, अंतरिक्ष में अधिक से अधिक उपग्रह पहुंचाने की होड़, परमाणु हथियारों को प्राप्त करने की होड़। अर्थात अपन कह सकते हैं कि विश्व को 60 वर्षों तक शीत युद्ध ने किसी न किसी प्रकार की होड़ और परमाणु युद्ध के आभास की छाया में रखा। लेकिन ये गनीमत रही कि किसी भी प्रकार का युद्ध इस दौर में नहीं हुआ। मतलब छोटे मोटे युद्ध हुए लेकिन कोई परमाणु युद्ध नहीं हुआ। ये 1945 से लेकर 1990 तक चले
शीत युद्ध में 1980s के बाद यूएसएसआर की स्थिति गिरने लगी। विभिन्न राजनीतिक कारणों, आर्थिक कारणों, सामाजिक कारणों और कूटनीतिक कारणों से उनकी स्थिति गिरने लगी। इसी के चलते 1990 में यूएसएसआर का विघटन हो गया। कारणों की बात करें तो सबसे बड़ा कारण है राजनीतिक कारण। यूएसएसआर समाजवादी विचारधारा को मानने वाला था। इसी के कारण उन्होंने सारी सत्ता केंद्र के हाथ में दे दी, मतलब कि सत्ता का केंद्रीकरण हो गया। इसके कारण बहुत सारे व्यक्तिगत अधिकारों का हनन हुआ और इन्हीं व्यक्तिगत अधिकारों के अभाव में लोगों को अपने अधिकारों की मांग के लिए प्रेरित किया। दूसरा, जो मिखाइल गोर्बाचेव जो यूएसएसआर के नए राष्ट्रपति चुने गए थे, उन्होंने अपनी नीतियों में बहुत बदलाव किए। आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए बहुत सारी नीतियां लाई, लेकिन उनके द्वारा नीतियां मतलब अच्छे इंटेंशन के साथ लाई गई थी, लेकिन उन नीतियों ने कन्फ्यूज़न और अनस्टेबिलिटी पैदा कर दी, जिसके कारण बहुत सारे विरोध प्रदर्शन होने लगे, जिसके प्रभाव स्वरूप 1990 के अंत में यूएसएसआर का विघटन हो गया। और जो यूएसएसआर की आर्थिक स्थिति थी वो भी धीरे धीरे बिगड़ने लगी। वही अमेरिका अपने आर्थिक स्थिति को बढ़ा रहा था, वही यूएसएसआर की आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही थी। सैन्य मामलों में भी अमेरिका उनसे आगे बढ़ता जा रहा था। इसीलिए धीरे धीरे यूएसएसआर की स्वयं की नीतियाँ उनके विघटन का कारण बनी और कुछ बाहरी कारणों ने भी यूएसएसआर के विघटन में भूमिका निभाई। धन्यवाद।